नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, जो आज के टॉपिक में देखने वाले हैं यहाँ सीजी टेट 2022 का 20वां भाग है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है, पेपर 2 का, जो कि 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सीजी टेट के बारे में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। जो लास्ट डेट था 6 तारीख को फॉर्म भरने का, वहाँ चेंज हो गए हैं। अब जो है 10 सितंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, जो लोग नहीं भरे फॉर्म को वो लोग भर सकते हैं 10 सितंबर तक से। और इसका जो एग्ज़ाम है वहाँ 18 सितंबर को तो होना ही है। ठीक है, और एक चीज़ और है, अच्छा चीज़ कि 6 तारीख तक से रिकॉर्ड आया था अभी न्यूज़ में कि सीजी टेट में लगभग 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है सीजी टेट के लिए, इसलिए कंपटीशन बहुत टफ है। आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं पहला क्या है। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको हम देख लेते हैं कि सामाजिक मूल्य वे वस्तुएं हैं जो, क्या बोला गया है, सामाजिक मूल्य वे वस्तुएं हैं जो, इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ सेकंड आ जाएगा, हमारे लिए अर्थपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे लिए अर्थपूर्ण है सामाजिक मूल्य। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ प्रश्न स्टार्ट करने से पहले। जो आगामी परीक्षा है अभी, जो कि नोटिफिकेशन भी आया था, हालांकि सरकार की तरफ से नहीं आया था, लेकिन जो पेपर में आउट हो रहा है, व्हाट्सअप फेसबुक में चल रहा है, उसके बारे में बता देता हूँ कि संभवतः लगभग देखो, जो शिक्षाकर्मी का जो पोस्ट खुलने वाला है वो तो लगभग 12,400 पद के आसपास खुलेगा ही। ठीक है, जो कि बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए, यानी कि जो 3 संभाग और बस्तर जैसे कि बिलासपुर है, दुर्ग है और रायपुर, यहाँ के लिए नहीं है। बाकी क्या है, बस्तर संभाग है और सरगुजा संभाग के लिए है। हालांकि पूरे छत्तीसगढ़ का इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद संभवतः एडीओ का भी निकलने वाला है, जो कि लगभग 250 से 300 पद के लिए है। मैंने इसके लिए जो है लगभग 12 से 13 वीडियो बता दिया है। ठीक है, यूट्यूब में मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद हो सकता है कि छात्रावास अधीक्षक का निकल जाए, जो कि लगभग 400 पद है। सहकारिता विभाग में लगभग 3,000 पोस्ट जो है पेपर में दिया था, लगभग 3,000 पोस्ट खाली है, अभी भी हो सकता है उसके बारे में, उसके लिए भी निकल जाए पोस्ट। अमीर पटवारी में लगभग 400 पद हैं। और RI है, यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, इसमें लगभग 80 प्लस पद है। और जो कि 26 नवंबर 2022 को तो निकलता है ये CGPSC के लिए फॉर्म, तो संभवतः वो भी इस बार जो है लगभग 250 के एवरेज में निकले पद, बहुत ही ज़्यादा हैं। आप जो है अभी से अगर तैयारी कर रहे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, तो फिर आपका लगना एकदम तय है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी तरह से मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोग लग सकते हो। ठीक है, तो चलते आज का यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बालक का विकास प्रारंभ होता है। तो बालक का विकास कब प्रारंभ होता है? जन्म से होता है कि जन्म के पूर्व से होता है कि गर्भाशय में होता है, यानी कि गर्भावस्था में होता है, या फिर गर्भावस्था से पूर्व होता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ गर्भावस्था में होता है। दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, डबल क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, फिर ऑप्शन दे रहा हूँ, तो इतने में आप लोग जो है प्रश्न का जो आंसर है अपने हिसाब से लगा लेना। ठीक है, उसके बाद जो कमेंट करके बताना कि मेरा इतना जो है सही हुआ है, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि मैंने जो क्वेश्चन आंसर बताया है वहाँ कितना आप लोगों का सही आ रहा है। दूसरा प्रश्न है कि शिशु में व्यवहार का आधार होता है। तो एक शिशु में व्यवहार का आधार क्या रहता है? ऑप्शन दिया गया संवेग का, मूल प्रवृत्तियाँ का, तीसरा है अनुकरण का और चौथा है सुझाव का। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, शिशु का व्यवहार में। ठीक है, तो शिशु का जो व्यवहार रहता है वहाँ संवेग पर आधारित रहता है, संवेग पर आधारित रहता है, इस चीज़ को याद रखना। तीसरा प्रश्न है, बाल्यावस्था में कौन सा संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं? तो बाल्यावस्था में कौन सा संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? भय, क्रोध, प्रेम, दुख और सुख। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दुख और सुख आएगा। सबसे पहले इस चीज़ को समझो टिप के माध्यम से कि जो बाल्यावस्था का काल निर्धारित किया गया है वैज्ञानिक लोग, इनका है कि 5 वर्ष से 12 वर्ष की आयु को कहा गया है, 5 वर्ष से 12 वर्ष की आयु को कहा गया है, जो कि इसके संवेग का सर्वाधिक प्रभावशाली है सुख और दुख का। हालांकि प्रेम भय क्रोध तो रहते ही है, लेकिन इसका जो प्रवृत्ति रहता है वह कभी सुख भी होता है और दुख भी होता है, यानी कि व्यवहार से ही परिवर्तन इसका होता है। चौथा प्रश्न है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल? ऑप्शन है कि इसमें अनेक परिवर्तन आते हैं, दूसरा है इसमें व्यवहार में विभिन्नता देखी जाती है, तीसरा है कि बालक संवेगों का प्रदर्शन करते हैं और चौथा है कि इसमें बालक क्रांतिकारी होते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पहला आ जाएगा। ठीक है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अनेक परिवर्तन आते हैं, चाहे वह शारीरिक दृष्टिकोण से हो चाहे फिर मानसिक दृष्टिकोण से हो, तो सभी दृष्टिकोण से यहाँ जो है अनेक परिवर्तन आते हैं। खासकर से लोग जो है संगति यानी कि सामाजिक में रहना पसंद करते हैं, और वो भी कौन से सामाजिक है, बाल्यकाल के जो सामाजिक है, यानी कि अपने जो दोस्ती यारी है,
अपने जो सहपाठी है उसी के साथ संगठन में रहना पड़ता है, इन लोगों को रहने की इच्छा रहता है। पांचवा प्रश्न है कि विकासात्मक मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत अधिक महत्वपूर्ण है, तो क्या है यहाँ पर क्या पूछा गया है कि विकासात्मक मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है कि बच्चों के व्यवहार का अध्ययन है, दूसरा है किशोरों के व्यवहार का अध्ययन है, तीसरा है कि महिलाओं के व्यवहार का अध्ययन है और चौथा है पुरुषों के व्यवहार का अध्ययन है। तो विकासात्मक मनोवैज्ञानिक जो है बच्चों के व्यवहार पर अध्ययन है, ठीक है। इसमें जो है किशोर या फिर महिला पुरुष का अध्ययन नहीं किया जाता। विकासात्मक मनोविज्ञान में बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसके व्यवहार, उसके प्रवृत्ति, उसके रहने सहने से उसके व्यवहार का ज्ञान होता है कि कौन सा बच्चा किस तरह का व्यवहार करता है और किस प्रवृत्ति में वहाँ ढल रहा है। छठा प्रश्न है कि बालक के निर्माण काल की अवस्था कौन सी मानी जाती है। तो बालक के जो निर्माण काल की अवस्था रहता है वह कौन सी मानी जाती है? किशोरावस्था है, शैशवावस्था है, वृद्धावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ शैशव अवस्था रहेगा। शैशव अवस्था का काल कब निर्धारित किया गया है? जन्म से 5 वर्ष तक के काल को कहा जाता है। यानी कि उसका जब जन्म होता है तो 0 दिन से लेकर 5 वर्ष तक के जो कार्यकाल रहता है उसे शैशवावस्था काल कहा जाता है, जिसमें निर्माण काल की आवश्यकता मानी जाती है, चाहे वह शारीरिक हो चाहे मानसिक रूप में, ठीक है। ये जो काल रहता है वहाँ निर्माण काल कहलाता है। उसके बाद जो है जो अलग अलग निर्धारित किया गया है उस आधार पर चलता है। सातवां प्रश्न है कि बाल विकास कैसी प्रक्रिया है। बाल विकास जो है कैसी प्रक्रिया है? एक एक कर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है कि यह अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है। तीसरा है यह हमेशा एक जैसी होती है। चौथा है यह एक जैसी होती है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ दूसरा आ जाएगा, ठीक है। जैसे बाल विकास है तो बालक का जब विकास होता है वह कैसी प्रक्रिया होती है? यह एक अविरल है, यानी कि यह जो क्रमिक अवस्था पर चलता है वो सतत चलता है, लगातार चलता है, निरंतर चलता है, तो पता नहीं चलता, ठीक है। लेकिन इसका विकास होता है, चाहे उसका शारीरिक बनावट हो, चाहे मानसिक बनावट हो, चाहे किसी भी तरीका से हो। देखा जाए तो फिर जो बाल विकास रहता है, बच्चों का विकास होता है, वहाँ एक अविरल है, एक जटिल है, जो कि क्रमिक रूप से धीरे धीरे सतत तरीके से चलता रहता है। आठवां प्रश्न है बच्चों के सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि बच्चों के जो सामाजिक विकास है उससे तात्पर्य क्या है। ऑप्शन है कि बच्चों का अपना समूह से ठीक प्रकार से समायोजन है, दूसरा बच्चों का समाज में विकास है, तीसरा अच्छा समाज होना चाहिए, चौथा समाज में अच्छे अच्छे कार्य होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा पहला आ जाएगा, क्योंकि देखो क्या बोला गया यहाँ पर कि बच्चों का अपना एक समूह, यानी कि मैंने पहले बताया था कि बालकों का एक समूह रहता है। जैसे कि वहाँ पहली क्लास में जाता है, प्रथम क्लास में, ठीक है। तो उन लोगों का जो पहली बार जब अपने हम उम्र के दोस्तों से मिलता है तो उन लोगों का एक समूह बन जाता है जो कि ठीक प्रकार से समायोजन होता है। और यही जो है बच्चों के सामाजिक विकास का तात्पर्य है, क्योंकि वही लोग जो है, हालांकि बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी सामाजिक प्राणी हैं, ठीक है, सभी समाज में रहते हैं। लेकिन इनका जो समाज है कहाँ से चालू होता है? अपने समूह से प्रारंभ होता है। नौवां प्रश्न है मानसिक बुद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है। क्या बोला गया है कि मानसिक बुद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका जो आंसर आ जाएगा पियाजे से, ठीक है। इन्होंने जो पियाजे ने किया है मानसिक बुद्धि का जो सिद्धांत पेश किया है वहाँ पियाजे ने किया है। दोस्तों बाल विकास के अंतर्गत खासकर से जो थॉर्नडाइक है और पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रश्न पूछे ही जाते हैं इससे। 10वां प्रश्न है कि बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। तो बालक रहता है, ठीक है, तो अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। क्या चाहता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में। इसका जो आंसर आ जाएगा किशोरावस्था। यहाँ पर अच्छे से समझना, जो किशोरावस्था का एज रहता है वहाँ 12 वर्ष से 18 वर्ष रहता है, ठीक है। तो इस समय जो है बालकों का जो मानसिक और शारीरिक विकास जो है सबसे अधिक होते हैं। कब होते हैं? सबसे अधिक होते हैं। तो बालक ये चाहता है कि अपने जो व्यवहार है, अपने जो गुण हैं, अपने जो प्रवृत्ति है, अपनी जो सोच है वहाँ सामाजिक स्वीकृति, यानी कि समाज उस स्वीकृति को प्रदान करे। यानी कि मैं जैसा सोच रहा हूँ, मैं जैसे करना चाहता हूँ, उसको समाज एग्री होना चाहिए उस बात में, मतलब उन लोगों का ऐसे रोक टोक नहीं होना चाहिए, स्वीकृत होना चाहिए समाज की तरफ से। यही चाहता है बालक। 11वां प्रश्न है कि बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बौद्धिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करते कौन सा कारक है? ऑप्शन है कि परिवार का वातावरण है, दूसरा है पास पड़ोस का वातावरण है, तीसरा है स्कूल का वातावरण है और चौथा है सांस्कृतिक वातावरण है। इसका जो आंसर आ जाएगा परिवार का वातावरण, है ना। परिवार का वातावरण कैसा रहना चाहिए? अगर बच्चे बौद्धिक विकास करना चाहता है, ठीक है, अगर बच्चे जो है बौद्धिक विकास करना चाहता है तो उसके जो परिवार है उसके वातावरण सबसे महत्वपूर्ण है।
जैसा परिवार में वातावरण रहेगा, जैसा माहौल रहेगा, अच्छे से माहौल रहेगा तो बच्चे के दिमाग में वैसा प्रभाव पड़ता है। अगर परिवार में हमेशा झंझटबाजी होते रहता है या फिर झगड़ा लड़ाई होते रहता है तो उसका जो प्रभाव है अलग पड़ेगा। तो इस तरीके से जो बौद्धिक विकास है उसके परिवार का वातावरण के हिसाब से प्रभावित होता है। 12वां प्रश्न है कि सामाजिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है। क्या बोल रहा है कि सामाजिक बुद्धिमत्ता की जो अवधारणा है इसका प्रतिपादन किसने किया है। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ थॉर्नडाइक ने किया है। पहला इसका आंसर सही आ जाएगा। 13वां प्रश्न है वंशक्रम संबंधित शिक्षा है। बहुत ही अच्छा है। वंशक्रम मैंने पहले बताया था। वंशक्रम मतलब फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि वंशक्रम संबंधी जो शिक्षा है इसका अर्थ क्या है। यहाँ पर बोला गया है कि समानता का नियम है, विभिन्नता का नियम है, प्रत्यागन का नियम है और चौथा उपयुक्त सभी है। तो सभी इसका सही आंसर आ जाएगा। जो वंशक्रम के जो नियम हैं इसके बारे में कहा गया है। 14वां प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन संभव है। सामाजिक परिवर्तन संभव कैसे हो सकता है। वहाँ भाषा द्वारा, शासक द्वारा, शिक्षा द्वारा या फिर किसी के द्वारा नहीं। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ शिक्षा द्वारा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस चीज़ को समझना है। जैसे कि कोई समाज में परिवर्तन करना है आपको, चाहे गांव स्तर पे हो, शहर स्तर पे हो, राज्य स्तर पे या फिर देश स्तर पे, तो जब भी आपको चेंज करना है तो जब तक व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के पास जो शिक्षा नहीं होगा तब तक हम उसे परिवर्तन नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं होता वो दास तक के जीवन जीता है, यानी कि सामने वाला जैसा बोलेगा वह वैसे ही करता है, वह कभी सोचता विचारता नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए क्या है, शिक्षा एक ऐसी साधन है जिसमें सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। चाहे हम सत्ता परिवर्तन भी कर सकते हैं। ठीक है। सत्ता परिवर्तन भी कर सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन भी कर सकते हैं, सिर्फ शिक्षा के माध्यम से। 15 प्रश्न है कि मान लीजिए आप शिक्षक हैं, विद्यालय विलंब से पहुंचने पर प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थित पंजिका में निशान लगा देने पर आप, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, मान लीजिए एक आप टीचर है, ठीक है, तो आप जो है जब विद्यालय पहुंचते हैं विलंब से तो प्रधानाचार्य जो है जो पंजिका है उसमें निशान लगा देते हैं, यानी कि एब्सेंट लगा देते हैं। तो आप क्या करेंगे। आपका जो अवसर रहेगा यहाँ पर, पहला है कि अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे, दूसरा है कि दूसरे दिन से समय से आने का प्रयास करेंगे, तीसरा है प्रधानाचार्य को देर से आने की सफाई देंगे, चौथा है कि विलंब से आने वाले अन्य अध्यापकों का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ दूसरा रहेगा। ठीक है। दूसरे दिन समय से आने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, कई जने बोल सकते हैं कि सर ये पहला क्वेश्चन भी, पहला जो आंसर है वो भी सही हो सकता है कि अपनी गलतियों की स्वीकार लेंगे, लेकिन यहाँ पर आप समझ के देखो, जब पंजीयक में खुद निशान लग गए हैं पहले से, तो अब गलती स्वीकार करने से मतलब क्या है, क्योंकि वो तो पंजीयक में पहले एब्सेंट हो गए हैं। तो अब जो है स्वीकार करने से मतलब नहीं है, यहाँ पर उसको करना चाहिए कि अगले दिन जो है समय पर आने का प्रयास करेंगे। यही इसका सही आंसर रहेगा। 16 प्रश्न है कि एक अच्छा प्राध्यापक बनने के लिए आवश्यक है। ठीक है। जैसे कि आपको अगर टीचर बनना है, आप लोग जो टीचर बनने वाले हो, तो एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए आवश्यक क्या है। ऑप्शन है कि समृद्धि परिवेश और ऊंची पहुंच होना चाहिए, दूसरा है व्यक्तिगत प्रयास एवं उपयुक्त प्रशिक्षण होना चाहिए, तीसरा है कि स्वास्थ्य शरीर व खानदानी संपन्नता होनी चाहिए, और चौथा है कि उपयुक्त शिक्षा एवं आर्थिक संरचना होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ दूसरा आ जाएगा। ठीक है। एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए आवश्यक ही व्यक्तिगत प्रयास और उपयुक्त प्रशिक्षण होना चाहिए। आपको जो है व्यक्तिगत रूप से प्रयास होना चाहिए, यानी कि अपने जो कार्य के प्रति, और साथ ही उसमें जो है उपयुक्त प्रशिक्षण होना चाहिए। आपको जो है उस क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए प्रशिक्षण के रूप में। 17 प्रश्न है, अध्यापक के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। एक अध्यापक के लिए सबसे अधिक आवश्यकता क्या चीज़ का होना चाहिए। ऑप्शन दिए गए कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को हर प्रकार से प्रसन्न करना, दूसरा है कि अपने विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का प्रयास करना है, तीसरा है कि छात्रों एवं अध्यापकों को संतुष्ट करना है, चौथा है कि अध्यापक के रूप में उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ चौथा आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अध्यापक के रूप में सबसे अधिक जो आवश्यक है वहाँ क्या चीज़ है कि अध्यापक के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना। अगर जो अध्यापक को उत्तरदायी दिया गया है तो उस उत्तरदायी को अच्छे से करना ही उसका मुख्य आवश्यकता है, अधिक आवश्यकता है। 18 प्रश्न है कि अच्छा अध्यापक वही हो सकता है जो, क्या बोल रहे हैं कि एक अच्छा अध्यापक वही हो सकता है जो, ऑप्शन है कि अच्छा वक्ता हो, दूसरा है कि अपने विषय का अच्छा ज्ञान रखता हो, तीसरा है अपनी कक्षा के छात्रों को स्नेह करता है, तीसरा है कि अपनी बात को रोचक और प्रभावी ढंग से कह सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वहाँ दूसरा आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर प्रश्न को समझना है, एक अच्छे अध्यापक होना चाहिए। तो अध्यापक का काम क्या है, पढ़ाना है। तो अपने विषय का अच्छे से ज्ञान रखना एक अच्छे अध्यापक का पहचान है।
अब यहाँ पर चौथा ऑप्शन भी है कि अपनी बात को रोचक प्रभावी ढंग से रखना, तो भाई अपने बात को रोचक और प्रभावी ढंग से कोई भी रख सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न अध्यापक के लिए बोला गया है, तो अध्यापक को होना चाहिए अपने विषय का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। 19वां प्रश्न है, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र, क्या बोल रहे हैं कि एक कक्षा शिक्षण तभी अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र, पहला कि चुपचाप शांत बैठे हो, दूसरा है कि प्रश्न पूछने और उत्तर देने के तत्पर हो, तीसरा है कि अध्यापक की हर बात लिख लेते हो, और चौथा है कि साफ सुथरे व स्कूल ड्रेस में हो। आंसर आ जाएगा इसका दूसरा। ठीक है, कोई भी बच्चा रहता है उसको प्रश्न पूछने और उसका उत्तर देने में तत्पर रहता है, तो एक कक्षा शिक्षण का अच्छा होता है। यहाँ 20वां प्रश्न है कि यदि पूर्व ज्ञान या अनुभव नए प्रकार से सीखने में सहायता देता है तो उसे क्या कहा जाता है। जैसे कि कोई पूर्व हम ज्ञान प्राप्त किए हैं या अनुभव प्राप्त किए पहले का, तो वह जो है नए प्रकार से सीखने के सहायता होते हैं, तो वो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कि सकारात्मक प्रशिक्षण है, दूसरा नकारात्मक प्रशिक्षण है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर इनमें से यहाँ पर दोनों हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ सकारात्मक प्रशिक्षण। यदि पूर्व का ज्ञान हो या पूर्व का अनुभव है उसे अगर नए तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो ये जो है सकारात्मक प्रशिक्षण होगा। 21वां प्रश्न है कि अधिगम एक, तो क्या बोल रहे हैं कि अधिगम एक है, क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो अधिगम जो है एक व्यवहार परिवर्तन करने की प्रक्रिया है अधिगम। 22वां प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है उसको, विस्मृति, स्मृति, अधिगम, या फिर उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पहला आ जाएगा विस्मृति, यानी कि सीखी हुई बात को अगर स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की में असफलता हो जाती है। जैसे किसी प्रश्न को याद किए हैं, अच्छे से याद किए, लेकिन जिस समय हमको ज़रूरत है उस समय अगर याद नहीं आता, भूल जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, विस्मृति कहा जाता है। 23वां प्रश्न है कि विषय में परिवर्तन बालकों के ध्यान को केंद्रित करने का एक है, क्या बोल रहा है कि जो विषय में परिवर्तन करता है, जैसे कि कभी हिंदी पढ़ा दिए, कभी गणित है, कभी सामाजिक विज्ञान है, कभी संस्कृत है, तो ये जो विषय परिवर्तन करते हैं तो छात्रों के मन में जो ध्यान केंद्रित करने का एक क्या है तरीका, यहाँ उपाय है, उपागम है, क्रिया है, या अनुभूति है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ एक उपाय है। ठीक है, उसको ध्यान को केंद्रित करते हैं। ठीक है, अगर हम लंबे समय तक एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे बोर हो जाएंगे, इसीलिए जो है इसमें कभी हिंदी का सब्जेक्ट डाल देना चाहिए, कभी सामाजिक अध्ययन का डाल देना चाहिए, कभी गणित का डाल देना चाहिए, तो कुल मिलाकर इसके जो सब्जेक्ट है उसको परिवर्तन करते रहना चाहिए। 24वां प्रश्न है कि जानना, अनुभव करना और इच्छा करना 3 पहलू है, तो यहाँ जो 3 पहलू बताया गया है, यहाँ पर जानना, अनुभव करना, इच्छा करना, यह किसका 3 पहलू है। ऑप्शन है अधिगम के, दूसरा है प्रयास के, तीसरा है रुचि के, चौथा है त्रुटि के। आंसर आ जाएगा और रुचि के आ जाएगा। 25वां प्रश्न है कि व्यक्ति के सीखने की मात्रा तथा कुशलता का पर अनेक प्रभाव पड़ता है, तो किस चीज़ का अनेक प्रभाव पड़ता है, गुणों का, दोषों का, कारकों का, इनमें से कोई नहीं। आंसर आ जाएगा कारकों का, है ना। जो कारकों का अधिक प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति के जो सीखने की मात्रा है और कुशलता पर अनेक प्रभाव पड़ता है, वहाँ कारकों का पड़ता है। 26वां प्रश्न है कि कोल्हर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छा से समझना। जो कोल्हर नाम के वैज्ञानिक है, इन्होंने अपना जो प्रसिद्ध प्रयोग किया था वह किस पर किया था। ऑप्शन है कि बंदर पर, चिंपांजी पर, कुत्ते पर, या फिर बिल्ली पर। इसका जो आंसर जाएगा वहाँ चिंपांजी पर किया था। दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ कि कई जो बुक है उसमें जो है इसकी जगह मानव यानी कि वन मानव का भी ऑप्शन दिया है चिंपांजी की जगह, लेकिन मैंने इंटरनेट में जो देखा है उसमें कोल्हर ने अपने जो प्रयोग है वहाँ चिंपांजी, एक भूखे चिंपांजी पर किया है। ठीक है, भूखे चिंपांजी पर किया है, और इसका जो नाम है वहाँ सुल्तान था। ठीक है, इसका जो नाम है चिंपांजी के नाम वहाँ सुल्तान था, जिन्होंने चिंपांजी पर 2 तरह से प्रयोग किए। कुल 6 चिंपांजी पर इन्होंने प्रयोग किया है, कोल्हर ने कुल 6 चिंपांजी पर प्रयोग किया है और 2 प्रकार से किया है। इसका कहना है कि जीवन संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और उसके आधार पर उसमें समझ उत्पन्न होती है, उसमें वह अपनी समस्या का समाधान करना सीख लेता है। 27वां प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक ने निम्न में से किसे मानसिक खोज कहा है। तो किसे मानसिक खोज कहा है। ऑप्शन है कि समालोचनात्मक चिंतन है, दूसरा है तर्क है, तीसरा है कल्पना है, चौथा है प्रतिभा है। तो तर्क को कहा गया है मनोवैज्ञानिक के रूप में मानसिक खोज।
28वां प्रश्न है कि असामान्य व्यवहार का कारण है। असामान्य व्यवहार जैसे कि बालकों के व्यवहार में अचानक जब परिवर्तन आ जाता है असामान्य रूप से, तो उसे कहा जाता है, यानी कि उसके कारण कौन से हैं? ऑप्शन है शारीरिक दोषों को माना जाता है, व्यवहारिक दोषों को माना जाता है, मानसिक दोषों को माना जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर जाएगा मानसिक दोष है ना। मानसिक दोष अगर होता है बच्चे में तो उसका जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आ जाता है। अगर शारीरिक दोष हो तो फिर वो तो कष्ट होता है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन जो मानसिक दोष आ गया तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होना तय है। 29वां प्रश्न है यहाँ पर, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले अनुवांशिक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है अनुवांशिक तत्वों से, मतलब वहाँ से, तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? यहाँ पर क्या बोला गया है कि मांसपेशियों का, संग्रह का, जीन का, या फिर क्रोमोसोम का। इसका जो आंसर आ जाएगा जीन्स का रहेगा। ठीक है, जो जीन रहता है, मैंने कल बताया था डीएनए है ना, तो उसी के माध्यम से व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले आनुवांशिक तत्व है। 30वां प्रश्न है कि मौलिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता कौन होते हैं? देखो यहाँ पर क्या शब्द बोला गया है, अनुसंधानकर्ता। ऑप्शन क्या दिया गया कि छात्र, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, विशेषज्ञ। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ विशेषज्ञ। क्या बोला गया है कि मौलिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता कौन होते हैं? अगर कोई टीचर है, ठीक, मान लो जो एक कोई टीचर है, उसको सभी जो सब्जेक्ट याद है, लेकिन उस वो इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी एक टीचर को किसी एक सब्जेक्ट में पूरी तरह से निपुणता होना चाहिए, उसे कहा जाता है प्रोफेसर या फिर विशेषज्ञ कहा जाता है उस विषय का। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अगर मौलिक मौलिक अनुसंधान करना है तो उसके लिए किसी विशेषज्ञ को ही चुना जाता है अनुसंधानकर्ता के रूप में, क्योंकि वो उस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उस क्षेत्र में ज़्यादा पढ़ चुके हैं या फिर उसके बारे में अच्छे से अच्छा जानता है। इसलिए मौलिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता विशेषज्ञ होते हैं। दोस्तों 31वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो प्लीज़ क्वेश्चन का आंसर जरूर दे देना। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है कि यहाँ पर क्या बोला गया है, एक किशोरावस्था की जो प्रमुख समस्या रहती हैं कौन सी हैं? वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की, या फिर अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो जो भी ऑप्शन है कमेंट करके जरूर बता देना। और दोस्तों इसका जो फॉर्म डालने का समय आज 8 तारीख है, 9, 10, 3 दिन और बचा है। आप अगर नहीं डाले फॉर्म तो डाल सकते हो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।